नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लाइव स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपसे संविधान की आत्मा के ऊपर बात करेंगे। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान बराबर संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन हमारे यहां चल क्या रहा है? शादी विवाह का हिंदू का अलग नियम, मुसलमान का अलग नियम, पारसी का अलग, ईसाई का अलग। विवाह की उम्र हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, लड़के की अलग, लड़की की अलग। गुजारा भत्ता हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। गोद लेने का नियम हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। विरासत का नियम पारसी का अलग, ईसाई का अलग, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। यह संविधान नहीं है, यह तो बहुविधान है। भारत में संविधान चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया? बहुविधान को लागू किया और बहुविधान को कंटिन्यू किया। बड़ी सीधी सी बात है, विवाह की उम्र लड़के लड़की की अलग क्यों? और चलो एक बार लड़की की 18, लड़के की 21, वैसे इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर हिंदू की अलग क्यों और मुस्लिम की अलग क्यों? ऊपर वाले ने तो कोई भेदभाव किया नहीं। लड़का भी पेट में 9 महीने रहता है, लड़की भी पेट में 9 महीने रहती है। हिंदू का लड़का भी पेट में 9 महीने रहता है और मुस्लिम का लड़का भी पेट में 9 महीने रहता है। हिंदू की लड़की भी पेट में 9 महीने और मुस्लिम की लड़की भी पेट में 9 महीने। ये जो भेदभाव है ये ऊपर वाले का नहीं है, ये इंसान का किया हुआ है और ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जब हम बार बार कहते हैं हमारा देश वेद पुराण बाइबल कुरान से नहीं चलता, संविधान से चलता, तो फिर तो संविधान लागू होना चाहिए ना। WHO कहता है कि 20 साल के पहले आज के समय में प्रेगनेंसी ठीक नहीं है और हमने शादी की उम्र 18 रखी हुई है। 18 वर्ष में तो लड़की केवल 12वीं कर पाती है, लड़की हो या लड़का 12वीं कर पाएगा। तो यानी हम चाह रहे हैं कि भारत में 12वीं करते लोग शादी हो जाए, यह गलत है। और फिर लड़के के 21 क्यों? यानी लड़का ग्रेजुएशन कर ले, लड़की 12वीं करके रखे। और मुस्लिम में तो वो भी नहीं, 9 साल में शादी क्यों हमने अलाउ कर रखा है। मुझे लगता है हम 21वीं सदी में अगर रह रहे हैं तो हमारी सोच भी 21वीं सदी होनी चाहिए। अगर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारा बिहेवियर भी 21वीं सदी जैसा होना चाहिए। आर्टिकल 51 एक उठा के देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है हमें अपने प्रत्येक रीति रिवाज को बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए, खुद को रिफॉर्म करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। चलिए, एक बार शादी की उम्र अलग अलग, फिर गुजारा भत्ता भी अलग अलग। मुस्लिम्स में केवल 3 महीने का गुजारा भत्ता, हिंदू में आपका 3 साल और 10 साल भी गुजारा भत्ता चलेगा। ऐसा कैसे भाई? जितनी जरूरत फाइनेंशियल, जितनी जरूरत एक मुस्लिम बेटी को है उतनी तो हिंदू बेटी को भी है। तो फिर मुस्लिम बेटी को 3 महीने गुजारा भत्ता क्यों मिलना चाहिए? अगर इस देश में बहुविवाह अच्छी बात है तो सबको अलाउ होना चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं होना चाहिए। और हमें तो अपने ट्रेडिशन से सीखना चाहिए। एक पति और एक पत्नी का नियम सबसे पहले मानव इतिहास में भगवान राम ने शुरू किया था। भगवान राम के पहले तक पॉलीगैमी थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, अब इस देश में एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा। और बिल्कुल क्लियर मैसेज देने के लिए खुद भी फॉलो किया, चारों भाइयों ने फॉलो किया। हमारा संविधान भी यही कहता है, लेकिन हमने एक समुदाय विशेष को छूट दे रखा है। यह गलत है। शादी विवाह की उम्र अलग अलग, गुजारा भत्ता भी अलग अलग, गोद लेने का नियम भी अलग अलग, तलाक के जो ग्राउंड है वो भी अलग अलग, विरासत का नियम भी अलग अलग, संरक्षण का नियम भी अलग, जो गार्जियनशिप का नियम है वो भी अलग अलग। हम वास्तव में संविधान नहीं बहुविधान को लेकर ढो रहे हैं। संविधान का मतलब यह होता, अगर मेरी 4 बेटियां हैं और एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से, एक पारसी से, एक ईसाई से, तो शादी के पहले भी शादी के बाद भी उनके जो राइट्स हैं, सिविल राइट और ह्यूमन राइट, वो बराबर होने चाहिए। अभी क्या हो रखा है?
जो लड़की, हमारी बेटी हिंदू शादी करेगी उसके सिविल राइट ह्यूमन राइट अलग, जो मुस्लिम से शादी करेगी उसके सिविल राइट ह्यूमन राइट अलग, जो पारसी शादी करेगी उसके सिविल राइट ह्यूमन राइट अलग, और जो ईसाई शादी करेगी उसके सिविल राइट ह्यूमन राइट अलग। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आजादी के बाद ये चलेगा। वो तो समान नागरिक संहिता चाहते थे, और अगर उनके पास समय होता तो समान नागरिक संहिता वो बना के गए होते। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा इतना टाइम हो चुका था, उनके पास उन्हें टाइम नहीं मिला था यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करके लागू करने के लिए। और हमने क्या किया, 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया, लेकिन संविधान की जो आत्मा है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक नागरिक संहिता कह दिए उसको, कह सकते हैं, वन नेशन वन सिविल कोड, उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बनाया। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, इसका विरोध करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनको क्या है, उनको बहका दिया जाता है, उनको भड़का दिया जाता है। अभी स्थिति यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, जो विरोध कर रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना हुआ है। बीजेपी के समर्थक इसका समर्थन कर रहे हैं, उसमें भी हालांकि बहुत लोग जानते नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और बीजेपी के विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता। वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इश्यू है। इससे सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल सिविल राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल ह्यूमन राइट। यह बड़ा सीधा सा विषय है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा हिंदुओं को होगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं को लगभग पैरिटी आ चुकी है, लगभग बराबर अधिकार हो चुका है लड़के लड़की में, कोई ज्यादा अंतर बचा नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को मिलेगा, उसके बाद पारसी को मिलेगा, उसके बाद ईसाई को मिलेगा। हिंदुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप जरा सबसे ज्यादा समर्थन हिंदू कर रहे हैं, और सब ज्यादा जो विरोध की आवाज आ रही है मुस्लिम की तरफ से आ रही है, जहां सबसे ज्यादा फायदा होना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप ऐसे समझिए, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, शादी विवाह की उम्र समान, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तलाक का नियम समान, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता एक समान, यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप, गोद लेने का नियम समान, यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, विरासत का नियम समान। ये 5 चीजें मोटा मोटा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। आप खुद भी सोचिए, इसमें कुछ विरोध करने लायक है क्या? इसमें किसी भी चीज का विरोध करने लायक है? नहीं है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर है, समर्थन करने वाले समर्थन, विरोध वाले विरोध उतरे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप लाइव स्ट्रीट भारत को देखते हैं, लाइव स्ट्रीट भारत के हमारे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। मैं आपसे फिर से वही अपील कर रहा हूं जो हमेशा करता हूं, अपने सांसद को टैग करके जरूर ट्वीट करिएगा, अपने फेसबुक पे जरूर डालिएगा, कम से कम 10 लोगों को यह लिंक जरूर फॉरवर्ड करिएगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा इसको आगे फैलाएंगे, उतना ज्यादा जागरूकता आएगी, उतना ज्यादा जन दबाव बनेगा। जन दबाव बनेगा तो सरकार को इसको लागू करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मजहबी उन्माद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। जो अलग अलग तरीके के सेक्ट बने हुए हैं, अपनी अपनी दुकान चला रहे, बहुत सारे लोगों की दुकानदारी खत्म होगी। ये विरोध करने वाले वही है जिनकी दुकानदारी चल रही है पर्सनल लॉ के नाम पे और इधर उधर के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जब इस पे सुनवाई करेगा वो तो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन हम भारतीय एक नागरिक होने के नाते जो हमारा फर्ज है, हम इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, अपने सांसदों से मिलें, व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनको ये वीडियो दिखाएं, उनको समझाएं और उनसे आग्रह करें कि आने वाले सत्र में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दबाव बनाएं। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे किसी एक मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा।